हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमए हिंदी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में लगा है MSD 11, जिसके अंतर्गत आता है हिंदी कहानियाँ। आज हम इन्हीं कहानियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़रूरी हो जाते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना और आंचलिकता को स्पष्ट कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास और आंचलिक कहानी के जनक माने जाते हैं। उनकी कहानी तीसरी कसम, जिसका दूसरा नाम मारे गए गुलफाम है, ग्रामीण भारत की धड़कन को समेटे हुए एक कालजयी रचना है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि बस एक पूरे क्षेत्र की संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज है। मूल संवेदना, पवित्र और निश्चल प्रेम। कहानी की मूल आत्मा हीरामन, जो एक सीधा साधा गाड़ीवान है, और हीराबाई, जो नौटंकी की नर्तकी है, का अंतर्मुखी प्रेम है। यह प्रेम शारीरिक आकर्षण से परे अत्यंत पवित्र, निरक्षर और मूक है। शहरी बनाम ग्रामीण मानसिकता। कहानी में एक तरफ हीरामन का भोलापन है, जो हीराबाई को देवी मानता है। दूसरी तरफ शहरी और कस्बाई समाज की वासनायुक्त दृष्टि है, जो नौटंकी की औरत को केवल उपभोग की वस्तु समझती है। वियोग और नियति। इस प्रेम का अंत मिलन में नहीं बल्कि जुदाई में होता है। हीराबाई अपनी सामाजिक वास्तविकता को जानती है, इसलिए वह हीरामन की जिंदगी से दूर चली जाती है, जिससे कहानी में एक गहरी करुणा पैदा होती है। कहानी की आंचलिक विशेषताएं। भौगोलिक और सामाजिक परिवेश। रेणु जी ने बिहार के पूर्णिया जिले के ग्रामीण अंचल, वहाँ के मेलों, धूल भरे रास्तों, नदी नालों और खेतों का ऐसा बारीक वर्णन किया है कि पाठक उस माहौल में डूब जाता है। लोक संस्कृति, गीत और संगीत। कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोक धुनों में है। हीरामन द्वारा गाए जाने वाले गीत, जैसे महुआ घटवारिन का गीत और नौटंकी के दृश्य, अंचल की लोक कला को जीवंत करते हैं। बोली और मुहावरे। संवादों में मैथिली और अंगिका पुटवाली ठेठ ग्रामीण हिंदी का प्रयोग किया गया है, जैसे इस, गुलफाम, सैया, जो कहानी को प्रमाणित बनाती है। तीसरी कसम का प्रतीकत्व। हीरामन द्वारा खाई गई 3 कस्में, चोरी का माल ना लादना, बांस ना लादना और कंपनी की औरत को ना बिठाना, उसके जीवन के कड़वे अनुभवों और लोक मर्यादा के पालन की प्रतिज्ञा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी में चित्रित निम्न मध्यवर्गीय जीवन की पीड़ा को विश्लेषित कीजिए। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक ऐसे सशक्त कथाकार है जो मध्यम वर्ग के यथार्थ को पूरी नग्नता के साथ सामने लाते हैं। डिप्टी कलेक्टरी भारतीय समाज के उन निम्न मध्य वर्ग की कहानी है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, लेकिन उनकी सामाजिक महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन के मुख्य अंतर्विरोध और पीड़ा। आर्थिक अभाव और कड़ा संघर्ष। मुख्य पात्र बाबू सकलदीप सिंह के घर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। घर में राशन, कपड़े और रोजमर्रा की चीज़ों की तंगी है, लेकिन उनके बेटे नारायण की पढ़ाई और परीक्षा की फीस के लिए पूरा परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों का गला घोटकर पैसे जुटाता है। अति महत्वाकांक्षा का बोझ। सकलदीप सिंह खुद एक मामूली नौकरी से रिटायर हुए हैं, इसलिए वे अपनी खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को बेटे के डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने में देखते हैं। यह सपना केवल एक नौकरी का नहीं बल्कि पूरे परिवार के भाग्य बदलने का जरिया बन जाता है। मनोवैज्ञानिक तनाव और दबाव। परीक्षा का रिजल्ट आने के दिनों में पूरे घर का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा हो जाता है। पिता का अंधविश्वास में डूबना, साधु संतों के चक्कर काटना और हर पल एक अज्ञात डर में जीना इस वर्ग की चरम लाचारी और मानसिक असुरक्षा को दिखाता है। सपनों का टूटना और हताशा। जब नारायण परीक्षा में असफल हो जाता है तो केवल एक छात्र फेल नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें, त्याग और सामाजिक साख एक झटके में ढह जाती है। अंत में बची रह जाती है तो केवल एक अंतहीन शून्यता और अवसाद। कहानी का सामाजिक संदेश। अमरकांत जी ने दिखाया है कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचा एक साधारण परिवार पर अपनी औकात से बड़ा सपना देखने का दबाव बनाता है और अंत में उन्हें केवल निराशा हाथ लगती है। यही सच है कहानी में दीपा के चरित्र चित्रण की विशेषताएं बताइए। मन्नू भंडारी ने हिंदी कहानी को पारंपरिक ढर्रे से निकालकर आधुनिक नारी के अंतर्मन के यथार्थ से जोड़ा। यही सच है कहानी की नायिका दीपा हिंदी साहित्य के सबसे सजीव और चर्चित स्त्री पात्रों में से एक है। वह कोई आदर्शवादी देवी नहीं है, बल्कि हार्ड मास की एक वास्तविक आधुनिक लड़की है। दीपा के चरित्र की मुख्य विशेषताएं। मानसिक अंतर्द्वंद। दीपा का पूरा चरित्र एक गहरे मानसिक द्वंद्व पर आधारित है। वह अपने अतीत के प्रेम निशीद और वर्तमान के प्रेमी संजय के बीच लगातार झूलती रहती है। जब वह निशीद से मिलती है तो उसे लगता है कि संजय सिर्फ एक समझौता था, और जब वह संजय उसके पास आता है
तो उसे लगता है कि निश्चित सिर्फ एक भ्रम था। भावुकता और अकेलेपन का डर। दीपा स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील और भावुक है। वह अकेलेपन को सहन नहीं कर पाती। उसे अपने जीवन में एक ऐसे संबल या पुरुष सहारे की तलाश है जो उसे पूर्णता का एहसास करा सके। उसकी यह कमजोरी उसे बार बार भ्रमित करती है। आधुनिक और आत्मनिर्भर नारी। वह कोई घरेलू या पारंपरिक लड़की नहीं है जो बंद कमरे में आंसू बहाए। वह कानपुर और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अकेली रहती है, शोध करती है, नौकरी के इंटरव्यू देती है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की हिम्मत रखती है। सत्य की परिवर्तनशीलता। दीपा का चरित्र यह सिद्ध करता है कि भावनाएं स्थिर नहीं होती। मनुष्य जिस परिस्थिति और माहौल में होता है उसका सच बदल जाता है। कहानी के अंत में संजय की बाहों में आकर वह मान लेती है कि वर्तमान का यह क्षण भी परम सत्य है। निष्कर्ष। मन्नू भंडारी ने दीपा के माध्यम से नारी के पारंपरिक पतिव्रता या एकनिष्ठ प्रेम की रूढ़िवादी धारणा को तोड़कर उसके वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्वरूप को उजागर किया है। हमारा चौथा प्रश्न है, बदबू कहानी की मूल संवेदना और वर्ग चेतना पर प्रकाश डालिए। शेखर जोशी नई कहानी दौर के उन गिने चुने लेखकों में से है जिन्होंने औद्योगिक विकास के पीछे छिपे मजदूर वर्ग के शोषण को अपनी कहानियों का मुख्य विषय बनाया। बदबू कहानी इसी प्रगतिशील और मार्क्सवादी चेतना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मूल संवेदना। पूंजीवादी व्यवस्था का क्रूर चेहरा। कहानी एक कारखाने के माहौल को दिखाती है जहां इंसानों से मशीनों की तरह काम किया जाता है। मुनाफे के चक्कर में मिल मालिक मजदूरों को बुनियादी सुरक्षा उपकरण जैसे ग्लव्स या मास्क भी नहीं देते, जिससे उनके शरीर और हाथों में रसायनों की तीखी बदबू समा जाती है। मानवीय संवेदना का शरण। कहानी का नया नायक जब काम पर आता है तो उसे उस बदबू से घृणा होती है। वह देखता है कि पुराने मजदूर उस बदबू के आदी हो चुके हैं। वे अपनी गरिमा भूलकर मालिक की जी हुजूरी करने को ही अपनी नियति मान चुके हैं। यह स्थिति मजदूरों के मानसिक दासत्व को दर्शाती है। कहानी में वर्ग चेतना। असंतोष से प्रतिरोध की ओर। नायक शुरू में उस बदबू से भागना चाहता है, साबुन से हाथ धोता है, लेकिन बदबू नहीं जाती। धीरे धीरे उसके भीतर यह चेतना जगती है कि यह बदबू असल में उसके श्रमिक होने की पहचान है। एकजुटता का एहसास। अंत में नायक उस बदबू से नफरत करना बंद कर देता है। जब वह अन्य साथी मजदूरों के हाथों को देखता है तो उसे अपने संघर्ष से अपमान महसूस होता है। वह समझ जाता है कि व्यवस्था के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से भागने के बजाय इस वर्गीय पहचान को स्वीकार करके ही लड़ा जा सकता है। निष्कर्ष। बदबू कहानी केवल एक शारीरिक गंध की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूंजीवाद के खिलाफ श्रमिक वर्ग की चेतना, आत्मसम्मान और एकजुटता के उदय का प्रतीक है।